इस तरह की जो आपकी दोहरी नीतियां चल रही हैं कि पहले आप एक पार्टी को कमज़ोर करते हो, ख़त्म करते हो, और अब उसको बुला नोट लेके आए ये बोल के कि भ्रष्टाचार की हम कमर तोड़ देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार ने इनकी कमर तोड़ दी और इन्हें 2000 का नोट बंद करना कहा। जो आपने एक कुनबा बना रखा है, जो एक कहावत है ना कि कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इंडिया यूपीए कैसे देखते हैं विपक्ष? देखो साहब, इसमें बहुत सारी बातें, इस तरह का जो गठबंधन बना, पहले तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि आखिर इस तरह के गठबंधन की एक ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरह की मनमानी मौजूदा सरकार द्वारा चल रही है, चाहे वो महंगाई को लेके सरकार की तानाशाही हो, निर्मला सीतारमण जी जो है वो कहते हैं साहब हम तो प्याज नहीं खाते तो हमारे ऊपर महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हम लहसुन नहीं खाते तो हमारे ऊपर महंगाई कोई फ़र्क नहीं पड़ना। चाहे बेरोज़गारी को लेके बात हो, बेरोज़गारी पे प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएमओ से ये जवाब आता है कि हमारे पास सब पैसा नहीं है, इसलिए हम नई नौकरियां नहीं दे सकते, सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते। नौकरियां देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनका टैक्स माफ़ करने के लिए सरकार के पास पैसा आ जाता है, उनको लोन देने के लिए सरकार के पास पैसा आ जाता है। साथ ही किसानों की जो समस्या रही एमएसपी को लेके, पहलवानों की समस्या रही, और ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे रहे, चाहे वो माइनॉरिटी को अटैक करने वाली बात हो, चाहे आदिवासियों पे अत्याचार करने वाली बात हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिस पे नीतीश कुमार जी ने पिछली साल मुखर होकर एक चर्चा की कांग्रेस पार्टी के साथ कि क्यों ना एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए जो 2024 में बीजेपी की नींव हिला दे। और जब ये गठबंधन की बुनियाद रखी गई तो बीजेपी के लोग जो है वो एक मखौल सा बना रहे थे कि एक आदमी को घेरने के लिए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को घेरने के लिए 20 दल या 25 दल इकट्ठे हो रहे हैं। पटना में पहली मीटिंग हुई और पहली बैठक में हम सब लोगों ने देखा कि केवल 18 दल वहाँ पहुँचे थे, तो उसके बाद बीजेपी मजाक बनाने लग गई। तो पटना की जो बैठक थी उसके बाद ये निर्धारित किया गया कि अगली जो बैठक है वो बंगलौर में होगी, और वो पहले से प्रस्तावित थी कि 17 और 18 जुलाई को होनी है। अब उस बैठक में 26 दल पहुँच गए, तो बीजेपी जो है घबरा गई और बीजेपी ने आनन फानन में ही 18 जुलाई को दिल्ली में एक बैठक रखी है जिसमें आप विश्वास नहीं मानेंगे 38 दलों को न्योता भेजा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो स्वघोषित गोदी मीडिया है, जो स्वघोषित बीजेपी आईटी सेल के जो लोग हैं, ये लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई एक अकेला सब पे भारी। अब तो उस मतलब आप मान रहे हैं कि घुटने टेक दिए छोटे छोटे दल पर, शेर है उस शेर को 38 दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपने मान लिया है कि बीजेपी ने, मोदी शाह ने घुटने टेक दिए छोटे छोटे दल पर? नहीं मान के चल रहे घुटने टेक दिए, हम तो एक सैद्धांतिक बात कर रहे हैं ना, हम इन्हें इतनी आसानी से घुटने टेकने देंगे। इनको हम चुनाव में हराएंगे, चुनाव में हराने के बाद इन्होंने इनकी सरकार में 10 साल में जितने घोटाले हुए हैं उन सभी घोटालों की जो है पूरी तरीके से निष्पक्षता से जांच की जाएगी, और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो अमित शाह हो या इनके जितने भी नेता विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उन सबको सज़ा मिलेगी। ऐसे हम किसी को घुटने नहीं टेकने देंगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है कि साहब हमने हार मान ली तो हमारी चांस नहीं आएगी। साहब बारी इनकी भी आएगी। जिस तरीके से इन लोगों ने विपक्ष के नेताओं को सीबीआई और ईडी का डर दिखाया है, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को ज़बरदस्ती जेल भेजा है, प्रताड़ित किया है, जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को तोड़ा गया है, जो आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरीके से लोकतंत्र का हनन किया गया, लोकतंत्र का मजाक बनाया गया। पहले तो शिवसेना के 2 टुकड़े किए गए और अब जो है शरद पवार साहब की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए। और तमाम जगह आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम राज्यों में जिस तरीके की बीजेपी तोड़ फोड़ कर रही है, वो कहीं से भी ना तो संविधान के लिए ठीक है ना लोकतंत्र के लिए ठीक है। तो इसी वजह से जो हमने ये एक जो गठबंधन बनाया है, तो उस गठबंधन का नाम हमने रखा है इंडिया।
इसी वजह से रखा है कि अब हम देश को बचाएंगे। और इससे पहले पिछली साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा भी हुई थी, जो बीजेपी ने जाति के, धर्म के और संप्रदाय के नाम पे, गरीब अमीर के नाम पे लोगों को बांट रखा था। तो उनको एकजुट करने के लिए हमने एक यात्रा भी निकाली थी, उसका नाम भी हमने भारत जोड़ो यात्रा रखा था। इसी वजह से हमने जो गठबंधन है उसका नाम भी अब हमने इंडिया रखा है। अब इंडिया जो है ना वो एनडीए को हराएगी। अच्छा, विपक्ष और लोगों का ये कहना है कि सब होड़ में लगे हुए हैं पीएम के, तो ये विपक्ष टिक नहीं पाएगा, बैठकें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कैसे नहीं? ये तो खैर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष टिक नहीं पाएगा। अगर विपक्ष नहीं टिक पाएगा तो एनडीए के लोग इतने परेशान, नीतीश कुमार भी पीएम बनने की नहीं? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या केजरीवाल जी ने कहा कि मैं पीएम बनूंगा? क्या नीतीश जी ने कहा कि मैं पीएम बनूंगा? क्या राहुल जी ने कहा मैं पीएम बनूंगा? या अखिलेश यादव जी ने कहा पीएम बनूंगा? नहीं, क्या ममता जी ने कहा पीएम बनूंगा? सबका जो मुख्य एजेंडा है वो ये है कि बीजेपी जो निरंकुश हो चुकी है उसकी निरंकुशता को कैसे लगाम लगाया जाए। ये जो एक नरेशन है, एक जो ये एजेंडा तैयार किया जा रहा है, ये बीजेपी आईटी सेल द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें आग में घी डालने का काम जो है वो आपका नेशनल मीडिया कर रहा है। अब मुझे जो है इनसे, नेशनल मीडिया से, मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल करता हूँ, भैया बीजेपी से सवाल करके दिखाओ कि 38 दल, तो अब उनसे सवाल करो ना कि साहब आपके तो 38 दल इकट्ठे हो गए, आप तो दल के दलदल में इतने गिर गए कि जो रामविलास पासवान साहब की पार्टी आपने तोड़ी थी तो उसमें चाचा को भी आप बुला रहे हो और भतीजे को भी आप बुला रहे हो। तो इस तरह की जो आपकी दोहरी नीतियां चल रही हैं कि पहले आप एक पार्टी को कमज़ोर करते हो, ख़त्म करते हो और अब उसको बुला रहे हो। पहले अकाली दल से आप अलग हुए, अब अकाली दल को भी शामिल कर रहे हो। जीतन राम मांझी से अलग हुए, अब उनको भी शामिल कर रहे हो। तो इस तरीके का जो इनका गठजोड़ है ये गठबंधन नहीं है, ये इनके सिर्फ समझौते हैं। मोदी जी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हैं कि हम अकेले हैं, आज 38 की ज़रूरत पड़ रही है, ट्रोल भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग लिख भी रहे हैं, तो कैसे देखो ऐसा मोदी जी अब अपने जो बड़बोलेपन है ना, मोदी जी मान चुके हैं हार, कभी मान चुके हैं हार, कभी मोदी जी ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं और उनके जो दांव हैं अब उन्हीं के ऊपर पड़ रहे हैं। जैसे वो बोलते थे ना कि भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, और अब सरकार के आंकड़े आ रहे हैं साहब भ्रष्टाचार चरम पे हो गया है। अब भ्रष्टाचार की तो वो है ना काला बाजारी, जो 2000 का नोट इनको बंद करना पड़ा, देख लो ना, खुद ये 2000 का नोट लेके आए ये बोल के कि भ्रष्टाचार की हम कमर तोड़ देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार ने इनकी कमर तोड़ दी और इन्हें 2000 का नोट बंद करना पड़ा। पहले ये खूब डींगे मारते थे साहब हम अकेले हैं, अकेले हैं, अकेले हैं, लेकिन अब इनको 38 दलों का सहारा लेना पड़ा क्योंकि आरएसएस के सर्वे हो रहे हैं। आरएसएस ने 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि इस बार जो 2024 का चुनाव होगा उस चुनाव में मोदी मैजिक नहीं चलेगा। दूसरा सर्वे में सर ये है कि सांप्रदायिकता का कार्ड चलेगा, हिंदू मुस्लिम कार्ड भी इनका नहीं चलेगा। तभी आप देखो कि मोदी जी हर जगह सभाओं में, बड़ी बड़ी रैलियों में पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, पिछड़े मुसलमानों की बात करते हैं, मुस्लिम। अच्छा, एक सवाल ले लीजिए, ख़त्म करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं बेंगलुरु में जो बैठे हुए हैं विपक्ष मोर्चा नहीं है, भ्रष्टाचार मोर्चा है, कैसे देखेंगे? तो मोदी जी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? और अगर आप मोदी जी को लग रहा है कि भ्रष्टाचारी मोर्चा है तो सबको जेल के भीतर डाल दीजिए ना, किसने रोका है? भाई सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सारी मशीनरी आपके पास है, आपको रोका किसने? अगर आपको लग रहा है कि राहुल जी भ्रष्टाचारी है, खड़गे साहब भ्रष्टाचारी है, अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी है, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी है, स्टालिन साहब भ्रष्टाचारी है, नीतीश जी भ्रष्टाचारी हैं और जो तमाम नेता हैं 24-25 दल के, अगर इनको लगता है कि ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, इन लोगों ने जो है कहीं भ्रष्टाचार किया है, तो जेल की सलाखों के भीतर इनको क्यों नहीं डालते? सबको सज़ा क्यों नहीं दिलवाते? सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होता साहब। भ्रष्टाचार की मैं बात करूं, अंकिता भंडारी की जो हत्या हो गई उत्तराखंड में, उस बेटी को अभी तक न्याय आप नहीं दिलवा पाए, उसके लिए रोज़ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। पहलवानों के लिए जो पहलवान जो धरना दे रहे थे ब्रिजभूषण शरण सिंह की, अब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सीजीआई की चंचूर के आज की खबर है कि अब वो सुनेंगे जल्दी हैं, तो क्या लगता है सदस्य बहाल होगी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए साहब, ऐसा है कि हमें कानून व्यवस्था पे पूरा
विश्वास है और हम ये मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में श्री राहुल गांधी जी की याचिका मान ली जाएगी, इनके खिलाफ सज़ा नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में दुर्भावना के तहत इनको सज़ा दी गई थी। हाई कोर्ट के जो जज थे वो अमित शाह जी के दोस्त थे, और जो हाई कोर्ट के जज थे वो अमित शाह जी की सिफारिश से हाई कोर्ट के जज बने हैं। एक आरटीआई के जरिए इस मामले का खुलासा हुआ है और हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी को क्लीन चिट मिलना है, क्योंकि खबर तो मैंने नहीं देखी देश के इतिहास जो आप बता रहे हैं, खबर देखा कीजिए, नहीं, ये खबर पढ़ा कीजिए। जो हाई कोर्ट के जज हैं वो अमित शाह जी के मित्र हैं, अमित शाह जी के कई केस उन्होंने एज ए वकील लड़े हैं और उन्हीं की सिफारिश से वो जज बने थे। अच्छा, दिल्ली दरबार में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट आरटीआई लग गई है, उनके ऊपर जांच चल रही है, लेकिन चूंकि भाई केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, तो वो कहावत आपने सुनी होगी ना साहब कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपन अपन का दे। तो जब तक इनकी सरकार चल रही है तब तक वो जांच चलती रहेगी, जब सरकार बदलेगी तो उन्हें सजा भी मिलेगी। जी, मोदी नहीं तो कौन है जी? लोग कह रहे हैं मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, तमाम नाम है। इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, और मोदी जी को तो मैं नेता ही नहीं मानता हूँ, मोदी जी व्यापारी है। आप देखो ना कि सेल कंपनियों से जो अडानी साहब के 20,000 करोड़ रुपया आया और तमाम जो अडानी के शेयर बढ़ाए गए, तो आपको क्या लगता है वो पैसा अडानी जी का है? वो पैसा मोदी जी का है। जिस तरीके से अडानी साहब के ऊपर पूरी मेहरबानी की जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है वो मेहरबानी सिर्फ ऐसे ही की जा रही है? हाथी के दांत वो साहब दिखाने के और है, खाने के और है। सिर्फ कहने भर के लिए मोदी जी ईमानदार है, उनका सारा पैसा जो है अडानी जी की तिजोरी में सुरक्षित रखा जा रहा है।